लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में हम बता चुके हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत बताया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया। आप लोग को सबसे पहले हम बता दिए हैं, जहाँ भी नैतिकता का चर्चा हो, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ लॉरेंस कोहलबर्ग का प्राथमिकता सबसे पहले है ना। उसके बाद इसमें हिंज का कहानी है। हिंज के कहानी के बाद दो बात बताया। हिंज के कहानी से दो बात निकला है, एक है नैतिक दुविधा और एक है नैतिक तर्क। जब आपको नैतिक दुविधा किसको कहते हैं बताइए तो एग्जाम्पल में बैठ करके ही बताइए, बैठ करके ही बताइए। आप ही सर मैडम हैं, हम ही सर हैं, तो फिर आपको हम खड़ा करने का मेरा औकात नहीं है। बताइए। जैसे सर कोई अपना चुनाव करने को कहा जाता है, कोई अपना सुविधा वाला बात। जैसे हमने आपको बताया, अपने भाई और हस्बैंड में से आप किसको चुनिएगा, आप बताइए। बोलेंगे इधर भाई है और इधर आपका पति है, इस दोनों में से आप किसको चुनिएगा? दुविधा हो गया सर। अब अगर भाई को चुनते हैं तो फिर दिक्कत होगा, अगर पति को चुनते हैं तो फिर दिक्कत होगा। तो सर हम देखते हैं कि अगर दो आदमी है, इसको और दो में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, तो हम यहाँ नैतिक दुविधा में फंस जाते हैं। अगर भाई को चुनते हैं तो लोग बोलेगा शादी के बाद भी भाई को नहीं छोड़ रहा है कि नहीं। अगर पति को चुन लेते हैं तो लोग बोलेगा देखो अभी ये शादी हुआ और अभी ये पति का जो है अभी से अति हो गया, पति का पक्ष लेना शुरू कर दिया, लगता है कि इतना दिन ये कहीं और थी, है कि नहीं। तो नैतिक दुविधा में यानी दोनों निर्णय नहीं ले पा रहा है ना। किसको, भाई को छोड़ देंगे तो भाई बोलेगा कि सर इतना कर्जा लेकर के शादी किए फिर भी बहन मेरी नहीं है ना। अभी ये पति के बारे में सोचना शुरू करके बैठ जाए। और नैतिक तर्कना किसको कहते हैं आप बताइए? सही और गलत के बात, सही और गलत में किसी एक को वेरी गुड। नैतिक तर्कना सही और गलत में से किसी एक को चुनना ही नैतिक तर्कना। जैसे हिंज ने किसको चुन लिया? चोरी को चुन लिया। उन्होंने दवा की दुकान में चोरी कर लिया और दवा ला करके अपनी बीवी को खिला दी, जिससे उनकी बीवी जिंदा होगी, उनकी जान बच गई। तो हिंज ने किसको चुना? नैतिक तर्कना को चुना। और अगर नैतिक दुविधा में, अगर नैतिक दुविधा क्या होगा, हिंज अगर चोरी नहीं करता तो उनकी बीवी मर जाती, अगर चोरी करता तो पुलिस पकड़ करके ले जाती। ये नैतिक दुविधा हो गया कंप्लीट। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। कितने लेवल बताए हैं? 3 लेवल, 3 को स्तर बताए हैं। कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए। कल बताए थे ये सब, सारा एग्जाम्पल बताए थे ना। अच्छा, तो प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर में बच्चा का नैतिकता 0 होता है ना। इसका प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर का उम्र क्या होता है? 4 से 10 वर्ष है ना। 4 से 10 वर्ष वो जीन पियाजे में थे, है ना। तो ये जो है 4 से 10 वर्ष पहला लेवल, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राक रूढ़िगत नैतिक स्तर या पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। ठीक है, उम्र क्या है इसका? 4 से 10 वर्ष। इसमें क्या होता है तो बच्चे का नैतिकता शून्य होता है ना। इसमें क्या होता है? बच्चे का नैतिकता शून्य पाया जाता है। इसमें बच्चे में कोई नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता है, उसका नैतिकता शून्य रहता है। क्या सही क्या गलत क्या, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। समझ में आ गया? उसके बाद क्या इसका 2 भाग में, इसका इस लेवल को 2 भाग में बांटा गया है। क्या क्या? पहला है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, है ना। दंड एवं आज्ञा पालन का उन्मुखता। इसमें क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन में क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन में कहता है कि बच्चे से पूछा कि हिंद ने चोरी किया, उसको क्या होगा? तो बच्चे ने जवाब दिया इसको पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, है ना, यानी सजा मिले। और बच्चे गलत कामों से इसीलिए बचते हैं क्योंकि उनको दंड मिल जाएगा। बच्चे स्कूल इसीलिए प्रतिदिन जाता है क्योंकि मिस उनको पिटाई कर देती है ना। बच्चे स्कूल इसीलिए प्रतिदिन स्कूल जाते हैं क्योंकि पापा उनको पीटते हैं, है ना। उसके दंड के डर से वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसीलिए दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुख। दूसरा है इसी में साधनात्मक। इसमें टिट फॉर टैट का भावना रहता है। बस एग्जाम्पल याद रखिएगा। बस साधनात्मक में क्या होता है? टिट फॉर टैट। तुम मेरा कलम तोड़ा, मैं भी तुम्हारा पेंसिल तोड़ूंगा, समझ लो। तुम मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगा। सब टिट फॉर टैट साधनात्मक हो गया। उसके बाद दूसरा अवस्था है जिसका नाम है रूढ़िगत नैतिक स्तर, या इसका दूसरा नाम परंपरागत नैतिक स्तर भी है। इसका उम्र होता है 10 से 13 वर्ष। कितने वर्ष? 10 से 13 वर्ष। इसमें क्या होता है सर? इसमें जो होता है बच्चे में
नैतिकता जो होते हैं ये दूसरे के अनुकूल होता है, दूसरे से सीख करके करता है। जो आप बोलिएगा उसी को सही मानेगा, है ना। इसमें भी उसका नैतिकता अपना आपका नहीं होता है, वह दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, इसका भी दो भाग होता है सर। इसका दो भाग क्या है, तो पहला है अच्छा लड़का अच्छा लड़की। बच्चे प्यार पाने के लिए, मोहब्बत पाने के लिए, सर का, माता पिता का, दोस्त का, भाई बहन का प्यार पाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से सजग होकर के पढ़ाई करते हैं, है ना, और क्लास में फर्स्ट करते हैं। पापा ने बताया कि अगर तुम इस बार फर्स्ट करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल खरीदूंगा। तो बच्चे बहुत मेहनत किया और वह फर्स्ट ले और पापा से वो साइकिल खरीदवा लिया। ये क्या, अच्छा लड़का अच्छा लड़की। और उसके बाद पापा प्यार भी करते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट करता है। जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको सभी प्यार करने वाले होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या, कानून व्यवस्था उन्मुखता। इसमें क्या होता है कि बच्चे कानून के बारे में जान जाते हैं। उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि पापा ने रेड लाइट तोड़ करके गाड़ी को पास कर रहे थे, इसीलिए पापा एक्सीडेंट कर दिए। तो बच्चे को अब उसको ज्ञान हो गया कि अगर रेड लाइट जलता रहेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक्सीडेंट कर जाऊंगा। तो यानी पापा का बात उनको ध्यान में आ गया, वह कानून का बात भी जान गया कि रेड लाइट जलने पर मुझे रुक जाना है ना, मुझे आगे नहीं जाना। क्यों, क्योंकि उनके पापा का एक्सीडेंट हो गया। आगे बोलिए। उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, इस या आत्म अंगीकृत, उत्तर या आत्म अंगीकृत। शुरू वाला है पूर्व और लास्ट वाला है उत्तर। इसका उम्र होता है 13 वर्ष से ऊपर। इसमें क्या होता है, बच्चा का जो है नैतिकता अपने आप, वो जो भी डिसीजन लेगा वो अपना आप अब बुद्धि लगाना शुरू कर देगा, है ना। वह क्या अच्छा क्या बुरा वह स्वयं से डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। क्या होते हैं, 13 वर्ष से ऊपर हो गया। अब इसमें क्या होता है, इस अवस्था को भी दो भाग में बांटा गया। पहला क्या है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता में होता है सर, सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता उसको कहते हैं जिसमें बच्चे समाज के प्रति, है ना, समाज के बारे में सोचना शुरू करता है। यानी अगर कोई कानून समाज के विरुद्ध है तो उस कानून को तोड़ देना चाहिए, है कि नहीं। बच्चे यह सोचता है अगर रेड लाइट तोड़ने से अगर मेरे पापा का जान बच जाए तो उस रेड लाइट को, नियम को तोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया। तो यानी कानून व्यवस्था में क्या होता है, अच्छा लड़का कानून व्यवस्था में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है समाज में, है ना, समाज के हित में जो काम होगा, समाज के फायदा जिससे होगा, है ना, वह कानून समाज के लिए बनना चाहिए, है ना। जैसे हमारे यहाँ यानी सबसे पहले क्या था, तो हमारे यहाँ जो था सो सती प्रथा था, जिनके पति मर जाते तो उनके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता, है ना। अब उस कानून व्यवस्था को तोड़ दिया गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, अब ये व्यवस्था खत्म हो गई, है ना। तो जो कानून को तोड़ने से समाज को फायदा हो उस कानून को तोड़ देना चाहिए, और जो कानून को बनाने से समाज को फायदा हो उस कानून को बना देना चाहिए। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। इसमें इसका क्या होता है, इसमें किशोर जो है दूसरे के विचारों को नहीं बल्कि अपने खुद का विचार, है ना, यानी वो दूसरा का नहीं सुनता, उसको जो मन होगा वो अपना करता है। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, ये सभी का सार्वभौम पूरा देश के लिए सोचे और ये किसी का सुना नहीं था, ना माता पिता, ना किसी, ना समाज, ना दुनिया, ना रिश्तेदार, किसी का नहीं सुना, और पूरे देश के लिए फांसी के फंदा पर चले, है ना, वो फांसी के फंदे पर चले गए, है कि नहीं। यही है कौन सा, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, जिसमें सभी का भलाई के बारे में सोचता है, जिसमें देश का भलाई हो। आगे उसके बाद क्या है, वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, है ना। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया है, सामाजिक संस्कृति। जहां भी समाज का चर्चा, इसका चर्चा हो, समाज का और सांस्कृतिक का, इसका समाज का और सांस्कृतिक का, किसका, जहां भी समाज और सांस्कृतिक का चर्चा, किसका चर्चा हो, समाज सांस्कृतिक का चर्चा हो, वहां किसका, तो इसमें जो है सांस्कृतिक, किसका चर्चा, किसका, समाज और सांस्कृतिक जहां भी रहेगा उसमें हम किसको याद करेंगे, वाइगोत्स्की को याद करेंगे। किसको याद करेंगे, वाइगोत्स्की। क्या बोलेंगे, वाइगोत्स्की। क्या बोलेंगे, वाइगोत्स्की। क्या
वाइगोत्स्की को याद कर लेंगे। किसको याद कर लेंगे? अब याद रखिएगा, सीधा इसका थीम है, मेन पॉइंट याद रखिएगा। जहां भी समाज और सांस्कृतिक का चर्चा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जहां भी समाज और सांस्कृतिक आएगा वहां वाइगोत्स्की आएगी। जहां भी समाज और सांस्कृतिक आएगा वहां किसको याद करेंगे? वाइगोत्स्की। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं पुराने पढ़ाई को जो पीछे बताए हैं। जहां भी संज्ञानात्मक का चर्चा होगा जीन पियाजे को याद करेंगे। जहां भी नैतिकता का चर्चा होगा वहां कोहनबर्ग को याद करेंगे। जहां भी समाज और संस्कृति का चर्चा होगा वहां वाइगोत्स्की को। समझ में आ गया? आगे बोलिए। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। क्या है? वाइगोत्स्की क्या है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहले ही बता दिया, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का क्या किया है? प्रतिपादन किया। समाज और संस्कृति के ऊपर अपना थॉट दिया। क्या क्या फर्स्ट में क्या स्टार्ट करके बोलिए। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत यह बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया करके, है ना, एक साथ बैठ करके, एक साथ, यानी सभी बच्चे एक साथ बैठता है, सभी बच्चे एक साथ खेलने के लिए जाता है, वहाँ भी सीखता है, पढ़ने भी जाता है, वहाँ भी सीखता है। तो बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक के माध्यम से अंतःक्रिया करके जो है सुबह सीखता है। फिर उसके बाद क्या करता है? सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे ने ये मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। अब ये क्या कहता है? यानी सामाजिक के, यानी क्या कहता है? सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। क्या होता है? सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। सामाजिक, जब तक बच्चा समाज में अंतःक्रिया नहीं करेगा, आप समाज नहीं जाइएगा, समाज संस्कृति से नहीं मिलेगा, तब तक आपका विकास नहीं होगा। ये बात कौन बोला है? वाइगोत्स्की ने बताया। लेकिन जीन पियाजे ने क्या बताया? जीन पियाजे बताया पहले बच्चा का विकास होता है, फिर वह अधिगम करता है। पहले बच्चा क्या करेगा? विकास करेगा, यानी उसका उम्र के साथ साथ उनके पास ज्ञान आएगा, है कि ना? उम्र के साथ साथ उनका बुद्धि खुलेगा, है कि ना? तो पहले बच्चा का क्या होगा? यानी विकास होगा, फिर उसमें अधिगम करेगा। समझ में? आगे बोलिए। वाइगोत्स्की के दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। दो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जेड-पीडी और उसके बाद दूसरा है स्कैफोल्डिंग, है ना? जेड-पीडी में क्या है? इसमें है समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र। समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र में क्या होता है? आपने यानी जनरल बच्चे को सीटेट पास करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? तो 90 मार्क्स चाहिए। कितना मार्क्स चाहिए? 90 मार्क्स चाहिए। लेकिन यह बच्चा ने आकर के 80 मार्क्स पर आकर के रुक गया। कितना मार्क्स लाया है इस बार? 80 नंबर आया है। अब इस बच्चे को इसका कितना है? इसका समीपस्थ कितना है? यानी ये 80 इसको एक्चुअल है, और इसको 80 से 90 के कितना चाहिए था पास होने के लिए? 90 चाहिए। 10 का डिफरेंस है। इसका समीपस्थ और निकट, यानी इसके बीच का दूरी कितना है? मात्र 10 नंबर, है ना? ये इसके लिए इनको 10 नंबर के लिए तैयारी करते हैं। समझ में आ गया? इसका ये हो गया समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र। बच्चा को 90 नंबर चाहिए लेकिन 80 नंबर आता है, उसको 10 नंबर जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास, यानी 10 नंबर आ जाएगा, वो उसके समीप पहुंच जाएगा। अभी आपको पूछिएगा बाबा धाम कभी जाइएगा, बोलिएगा कि फलना जगह कहाँ पे है ना? कमरिया कहाँ पे है? जिलेबिया कहाँ पे है? तो सब बोलेगा बस आगे, बस आगे, बस आगे। क्या? थोड़ा ही दूर है ना? तो वो जो थोड़ा ही दूर है वो समीपस्थ निकट विकास का क्षेत्र बताता है ना? आप बहुत दूरी तय कर लिए, बस अब थोड़ी दूर है, आप कहाँ पर? जिलेबिया मोड़ आ जाइए। समझ में आ गया? जब बाबा धाम पैदल गए ना, जिलेबिया मोड़ है। समझ में? आगे बोलिए। पार ढांचा, इसको द्वारा दी जाने वाली। अब दूसरा है पार और ढांचा। पार और ढांचा किसको कहते हैं? तो पार और ढांचा कहते हैं जिसमें बच्चे, पार और ढांचा किसको कहते हैं? जिसमें बच्चे को टेम्पररी मदद किया जाता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीखता है, कोई बच्चा क्या सीखता है? साइकिल सीखता है। अब साइकिल आ गई, या कोई बच्चा 3 पहिया गाड़ी, लकड़ी वाला पीपी गाड़ी बच्चा चलाता है, जब खड़ा होता है उसको लकड़ी का गाड़ी बना करके देता है। तो बच्चा क्या करता है? उसको लेता है, गिरता है, लेता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर कहीं ईंटा से टकरा गया, फिर गिरा, कई बार मुंह कान फूटता है कि नहीं? तो हम उसको शुरू में क्या करते हैं? खुद से पीछे खड़ा रहते हैं और उसको गाड़ी को
पकड़वाते हैं हाथ लगा करके, पहले खड़ा करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उड़काना अपने से सीखते हैं, फिर थोड़ी देर 2-4 दिन 5 दिन करते हैं और फिर उसके बाद वो अपने चलाना शुरू करता है। अब इसमें जैसे बच्चे को अपने, जब आप कुछ बच्चे कहीं फंसते हैं, है कि नहीं, तो वह उसको थोड़ा देर के लिए मदद दे देते हैं, वह स्टॉप फोल्डिंग। जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, जैसे बच्चा मोटरसाइकिल चला रहा है तो उसको ब्रेक क्लच सारा कुछ बताते हैं, पीछे में एक आदमी बैठता है, एक रत्ती एक्सीलेटर देता है, 1 नंबर में गाड़ी चलाता है, उससे उसको क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता है, गाड़ी 1 नंबर में जल्दी नहीं भागता है ना, वो उसके बाद फिर 2 नंबर में चलाना सीखता है, 3 नंबर में चलाना सीखता है। यही है स्टेप फोल्डिंग, यानी पार या ढांचा, जिसको मचाना कहते हैं। क्या कहते हैं? मचाना कहते हैं। गाँव घर में देखिएगा बांस का बना चचरी होता है कि नहीं, जहाँ नदी सब रहता है। आज न पुल बन गया है, लेकिन पहले के समय क्या था, बांस का बना चचरी होता था। अब इससे उस पार जाना है तो बांस के चचरी पर चढ़ करके उस पार जाए, इसी को क्या कहते हैं, पार या ढांचा, जिसमें टेम्पोररी मदद दिया जाता है। ये टेम्पोररी मदद कौन कौन देता है? तो शिक्षक देता है, दोस्त देता है, उसके बाद कौन देता है? मम्मी पापा देता है ना। उसके बाद आगे क्या है? भाषा पर इनके विचार। भाषा पर इनके विचार क्या था? तो इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होता है। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में क्या होता है? अलग अलग होता है और बाद में एक होता है। भाषा और चिंतन, ले भाई गोस्सी ने बताया कि शुरू में क्या होता है, भाषा और चिंतन अलग अलग होता है। पहले बच्चा में भाषा आता है, फिर चिंतन आता है। अभी आपको कुछ बात हम बोलेंगे तो पहले आपको भाषा मेरा सुने, फिर उसके बाद उसके ऊपर आप चिंतन करिए। मेरा भाषा समझिएगा, फिर तो आप चिंतन करिएगा ना। अगर हम बोलेंगे डोंट वरी, इसके लिए चिंता नहीं करो, है ना, अब इसका मतलब डोंट वरी का आप मतलब समझिएगा तब तो, है ना, यू कैन ट्रो, इसका मतलब समझिएगा तो। अगर नहीं समझते तो फिर कैसे हो? समझ में आ गया? इन्होंने बताया कि पहले भाषा आता फिर चिंतन आता। आगे बोलिए। ने कहा कि पहले भाषा आती है, बाद में विचार। भाई गोस्सी ने क्या बताया है? पहले भाषा आता है फिर विचार आता है। आगे बोलिए। निजी भाषा आंतरिक। भाई गोस्सी ने क्या बताया? पहले भाषा आता है बाद में विचार आता है। आगे बोलिए। निजी भाषा आंतरिक भाषा, इसमें अब निजी भाषा आंतरिक भाषा क्या होता है? तो निजी भाषा या आंतरिक भाषा, निजी भाषा उसको कहते हैं जब निजी यानी स्वयं से आप अपने आप से बात करते हैं। आप खाना बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, अच्छा सब्जी काट लीजिए, उसके बाद नीचे से दाल छोंक लगे, उसके बाद फिर सब्जी। अब कोई नहीं है, आप अपने आप से बोलते रहते, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? प्रत्येक पहले पहले बर्तन से झाड़ू डाले जीते जाओ है ना। इसी को क्या कहते हैं? निजी भाषा, है ना। क्या कहते हैं? निजी भाषा कहते हैं। पहले हम बर्तन साफ कर लेते हैं, फिर जो है सब खाना बनाए। नहीं, पहले बर्तन नहीं, पहले नहा लेते हैं, नहीं पहले बर्तन साफ करके फिर नहा। ये क्या है? निजी भाषा। अब कपड़ा उतार रहे हैं, अब उसके बाद सोच रहे हैं पहले कौन कौन कपड़ा उतारे, है ना। पहले छोटा कपड़ा इंसान पहले उतारता है, बड़ा कपड़ा बाद में उतारता है ना। क्यों? क्योंकि बड़ा कपड़ा एक बार भारी हो जाएगा, छोटा कपड़ा बाद में देता है। समझ में आ गया? तो बहुत आदमी क्या करते हैं, छोटा कपड़ा ही बाद में उतारता है। समझ में आ गया? तो निजी भाषण जब खुद से बातचीत करता है तो उसी को निजी भाषण। बहुत आदमी देखिएगा रोड पर चलता रहता है और बड़बड़ाते रहता है। क्या बड़बड़ा? अच्छा चल, सीधा झटक झटक करके वो अपना चलना शुरू कर देता है कि नहीं? 10 मिनट झटक झटक के चल हो गया। नहीं बच्चा वो सोच रहा है कि अब 10 मिनट बाकी है, मेरा गाड़ी खुल जाएगा, अब मैं झटक झटक करके चल रहा हूँ, है ना, दौड़ दौड़ करके चल रहा हूँ। ये क्या है? निजी भाषा। उसके साथ तो कोई नहीं है कि नहीं। तो जब खुद से बच्चा बातचीत करता है तो उसी को कहते हैं निजी भाषा। क्या निजी भाषण बोलिए आंतरिक भाषण, दोनों एक ही का नाम है। आपको निजी भाषण भी पूछ सकता है या आंतरिक भाषण भी। इसी को कहा गया है जीन पियाजे ने। हाँ, आगे बोलिए। मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर से बोलिए। मानव विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। अब मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये अब हम इसको खत्म कर दें, इसका वीडियो एंड करते हैं, फिर आगे हम बताएंगे।